आईपीबीएड के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर में वो 100 क्वेश्चन 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। एक लैंग्वेज का सेक्शन होता है जहां पर 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होता है। पेपर कुछ इस तरह का आता है, पेपर ऑफलाइन मोड में होता है। पेपर में टोटल 150 मिनट्स मिलते हैं। 150 मिनट का मतलब कि 2.5 घंटे मिलते हैं। पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप अपने स्क्रीन पर पेपर देख पा रहे हो। तो पेपर में बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश हिंदी, इस तरह से पेपर होता है। डेली बाइट्स पर पेपर को 4 अलग अलग पार्ट में सॉल्व कराया गया है। इसके पहले जो ये 2025 का पेपर है 4 अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। जो पहले 25 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, इसका वीडियो लिंक, जनरल अवेयरनेस जो पार्ट 2 है इसका वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड ये जो वीडियो लेक्चर है ये मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन अब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो ये जो तमाम प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2020, 21, 22, 23, 24, 25, सिंस डेली बाइट्स आईपीबीएड का प्रिपरेशन कराने वाला सबसे पुराना एंड सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो जो तमाम प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप वीडियो लेक्चर के फॉर्म में देखना चाहते हो, आईपीबीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह को लेकर कोई भी डाउट है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आईपीबीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट पूरे इंटरनेट पर सबसे बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आईपीबीएड के सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वैल्यूएबल इज रिलेटेड टू प्रेशियस इन द सेम वे एज ड्राई इज रिलेटेड टू। तो वैल्यूएबल इज रिलेटेड टू प्रेशियस मतलब सिनोनिम है, सिनोनिमस है। तो सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची है। तो ड्राई किससे रिलेटेड है? फार्म, एरिड, रफ, वेट। तो ड्राई इज ड्राई का उल्टा हो गया वेट। तो ड्राई का ऑप्शन नंबर बी एरिड, एरिड शुष्क जो है उसका सिनोनिम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्या? फ्लोरीन इज रिलेटेड टू हैलोजन इन द सेम वे हीलियम इज रिलेटेड टू इनर्ट गैसेस के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्लोरीन इज रिलेटेड टू हैलोजन इन द सेम वे हीलियम इज रिलेटेड टू इनर्ट गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई भी चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकता है। कोई ऐसा है जिसको साइंस का स्टूडेंट नहीं है, उसको इनर्ट गैसेस का आइडिया नहीं है, तो बाकी के भी जो और इनर्ट गैसेस हैं उनको भी आप चेक कर लीजिए। बेसिकली यहां पर पीरियोडिक टेबल का बेसिक समझ आपको रहेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे। ग्रेविटी डिस्कवरी, टेलीफोन क्या है? टेलीफोन इन्वेंशन है एक तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? इन्वेंशन, आविष्कार। एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई एक तरह से कह लो कि उसका सिनोनिम है। तो हिंडर का सिनोनिम क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अवरोध। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा सिनोनिम से बात हो रही है यहां पर। उसी तरह म्यूजियम का क्यूरेटर है, प्रिजन का क्या होगा? मैनेजर होगा, मॉनिटर होगा, वार्डन होगा, जेलर होगा। कौन है प्रिजन मैनेज करता है? जेल को कौन मैनेज करता है? नाम में क्लियर है यार, जेलर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जेलर, जेलर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 89 इज रिलेटेड टू 78 फॉलोइंग द सेम लॉजिक 97 इज रिलेटेड टू 86। To which of the following is 72 related following the same logic? सेम लॉजिक फॉलो करना है। तो 89 से 78 कितना कम है? ये टोटल देखोगे आप, ये 11 इससे कम है। 97 से 86 कितना कम है? ये भी देखोगे इससे 11 कम है। तो 72 से 11 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 61। तो ऑप्शन नंबर सी 61 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। 89 से 11 कम है 78, 97 से 11 कम है तो 86, एंड उसी तरह 72 से 11 कम है तो ऑप्शन नंबर सी 61 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कंप्लीट द फॉलोइंग। 7 का 57 है तो 13 का क्या होगा? 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49, 49 प्लस 8 हो जाएगा 57। ठीक है, यानी कि 7 7 जा 49 और 7 के बाद आता है 8, तो 49 प्लस 8 कर दिया मैंने 57। 13 जा कितना होता है? 169। तो 169 में अगर 14 जोड़ दें, 169 में अगर 14 जोड़ दें तो आएगा 183। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पर दूसरा तरीका बता रखा है उसी को करने का, लेकिन जो मैंने बताया वो एक्सप्लेनेशन भी इक्वली सही है। रीजनिंग के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। एंड हाँ, जो तरीका इन्होंने बताया कि 7 into 7 + 1 n into n + 1 करेंगे तो वो आ जाएगा मोर और लेस लॉजिक सेम है। जैसे इमेजिन करो ना, 7 7 जा 49, 49 में प्लस 8 कर रहे हैं तो मतलब 7 के बाद 8 आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा? 13 13 जा 169। तो 169 में क्या कर रहे हैं? 13 के बाद आ रहा है 14, तो आ गया ऑप्शन नंबर सी 183। उसी तरह बी डी एफ का है 48, एफ एच जे का कितना होगा? जब
देखो यार, इस तरह का क्वेश्चन करने से पहले ना, तो पहले तो आप एक बात ये समझ लीजिए, रीजनिंग के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। देखो, एग्जाम में जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले और एग्जामिनर कहे कि आपका टाइम शुरू हो गया है, तो देखो, जब भी तुम जनरल अवेयरनेस का सेक्शन सॉल्व करोगे तो वहां तुम्हारे पास टाइम अच्छा खासा बचेगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आईपी के पेपर में भी 150 मिनट मिलता है, तो मतलब पर्याप्त मात्रा में समय मिलता है। आईपी के पेपर में आपके पास अच्छा खासा समय बचेगा। तो उसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये बात मेरा सिर्फ आईपीबीएड के रीजनिंग को लेकर लागू नहीं हो रहा है। फ्यूचर में आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो और अगर वहां पर रीजनिंग का सेक्शन आता है, तो जो बात मैं आपको समझा रहा हूं ये सभी जगह पर लागू होता है। और हां, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मैथ एंड रीजनिंग बैकग्राउंड के नहीं, जिनका मैथमेटिक्स वगैरह का बैकग्राउंड नहीं रहा है, रीजनिंग वगैरह में लोग इतना स्ट्रांग नहीं है, उन पे ये बात 100% लागू होता है। आपको एग्जैक्टली वैसे करना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन को सही करने का तरीका क्या होता है, देखो, मुझे इसका आंसर देखते ही समझ में आ गया है, लेकिन नॉर्मली बच्चों को करना क्या चाहिए, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, पेन मिला है, अगर पेपर ऑनलाइन में होता है तो आपको एक व्हाइट शीट मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में और पेपर मिलता है। वहां पेपर में क्या किया करिए ना, आप लोग पेपर में ABCD लिख लीजिए, ABCDEFGHIJKLM, M के बाद वापस M पर 13 आके रुकता है, NM, ठीक है। ऐसे करते करते आप Z तक आओगे तो होगा क्या, 1 से 13 तक ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक, और उसके बाद 13 के बाद 14 से लेकर 13 के बाद जो है वापस यहां पर 14 से लेकर 26 तक। तो इस तरह से आप अपने पेपर पर लिख लीजिए कि ABCDEFGHIJKLMNOP, तो M तक आप लिखिए 13, फिर उसके बाद वापस इधर से शुरू करिए, N से आइए Z तक, तो 1 से 13, फिर 14 से 26 तक। ये चीज आप लिख लीजिए। जब लिख लोगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को तुमको फिगर आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा कि पेपर में क्या दिया हुआ है। अब जैसे मान लो BDF लिखा है, तो B का क्या पोजीशन होता है, B का पोजीशन है 2, ठीक है। 4 का क्या, D का क्या पोजीशन होता है 4, और 6 F का क्या पोजीशन होता है 6, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 क्या होगा, 4 टू 8, 8 5 48 से 48। तो इसका मतलब हो गया कि हो गया ऑप्शन, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसका जो पोजीशन वैल्यू है, B का पोजीशन वैल्यू क्या है 2, C का क्या है 3, D का क्या है 4, E का क्या है 5, F का क्या है 6, तो BDF इन्होंने उठा लिया 2 4 6, 2 4 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 आ रहा है। उसी तरह FHJ का पोजीशन उठाओगे तो F का पोजीशन होता है न्यूमेरिक में 6, H का 8, 10 का J का 10, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, 8 6 और 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो 480 हो गया है। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल था, तो कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी मैं क्या कह रहा था। देखो, मैं वापस आपको डिस्प्ले करा के समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा था यहां पर बेसिकली, ठीक है। ठीक है, आपको वापस मैं डिस्प्ले करा के दिखाता हूं। देखो, ये देखो, ये मैंने आपके लिए बना दिया, मैं क्या कह रहा हूं। एग्जाम में ना अपने कॉपी में इस तरह से लिख लिया करो, क्योंकि देखो यार, देखो, कुछ लोगों का माइंड होता है, कैपेबल होता है, वो माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, उनके लिए इजी है, उनका उस तरह का प्रैक्टिस है। जो बिल्कुल रीजनिंग बैकग्राउंड के नहीं है, उन लोगों को ये चीज जरूर करना चाहिए। पेपर में लिख लो ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26। ये आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, इससे आपको बड़ा समझ में आएगा कि वो क्या चीज वो आपसे कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है, किस तरह से वो लेटर्स को मैच कराना। इससे पोजीशन और नंबर क्लियर रहता है, तुमको देख के ना पैटर्न बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको आप हल्के मत उठाइए, आप जरूर लिख के रखा करिए, रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मान लो यहां पर लिखा हुआ है वेटर, वेटर का 24 2 9 2 3 यहां पर दे रखा है, तो अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं, WXYZ, ठीक है, ठीक है। तो यहां देखोगे W का पोजीशन है 23, A का पोजीशन है 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 23 प्लस 1 जोड़कर ये लोग 24 लिख दिए हैं। उसी तरह I और T के पोजीशन को ये लोग ऐड करके 29 लिख दिए हैं। E और R के पोजीशन को जोड़कर ये लोग 23 लिख दिए हैं। वापस मैं बात को समझा देता हूं, W और A के पोजीशन, W का पोजीशन 23, A का 1 जोड़ के 24 लिख दिए। I प्लस T 9 प्लस 20 29, E प्लस R 5 प्लस 18 23 इन्होंने कर दिया है। उसी तरह अभी आपसे क्या कह रहा है, क्या करने को कह रहा है कि जंपर का क्या होगा, तो जंपर में J और U का पोजीशन जोड़ दो। J और U का पोजीशन क्या है 10 21, जोड़ के कितना हुआ 31, M प्लस P 13 प्लस 16 हुआ 29, E प्लस R जोड़ दिए तो 5 प्लस 18 हो गया 23। तो ऑप्शन नंबर ए 3 1 2 9 2 3 इज द राइट आंसर। तो यहां पर जब वो जो पैटर्न मैंने आपको बोला वो आप बना लोगे ना, तो इसको आप देखते ही बहुत इजीली फिगर आउट कर लोगे किसका पोजीशन क्या है और कैसे ऐड करके इन लोगों ने लिखा है। उसी तरह देखो क्या लिखा है यहां पर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 22nd letter from left and 8th letter from the left in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, A to Z के रिगार्डिंग बात हो रहा है। टोटल कितने इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं 26, ठीक है, टोटल कितने इंग्लिश अल्फाबेट हैं 26, A से Z के रिगार्डिंग बात हो रहा है। अब तुमसे क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 22वां अक्षर, ठीक है। इसका मतलब वो कह रहा है कि बिटवीन द 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से बात कर रहा है। जब तुम वर्णमाला को देख रहे हो तो ये लेफ्ट से बात कर रहा है, और बिटवीन द 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 8 लेटर फ्रॉम द हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जब आप ये इंग्लिश अल्फाबेट देख रहे हो तो जो 8वां लेटर है लेफ्ट से, मतलब बाएं से जो 8वां लेटर है उसका नंबर, और जो 22वां लेटर है, ठीक है, बाएं से ही, ठीक है, पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये देखिए आप अपने स्क्रीन पर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट क्या है, तो लेफ्ट से हम लोग इधर से अगर चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करते हुए बढ़ते हुए आओगे तो 22nd लेटर क्या है, ये वी आ रहा है 22nd नंबर पर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, 8th लेटर कौन सा है, एच। फिर क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन, इन दोनों के बीच टोटल कितने लेटर हैं, तो गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो ऑप्शन नंबर डी 13 सही आंसर है। तो देखो उसको लिख लेने का फायदा ये होगा, जो बच्चा बिल्कुल मैथ रीजनिंग बैकग्राउंड का नहीं है वो बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। और इसको आप हल्का भी मत उठाइए, ये जब तुम्हारे पेपर पर ऊपर लिखा रहता है ना, मतलब पेपर पे एक जगह लिख लेना, अपने क्वेश्चन पेपर में पीछे जाके लिख लेना, इस तरह का पैटर्न बना लेना। तुम सभी रीजनिंग के क्वेश्चन को इससे मैच कराओगे ना, बहुत जल्दी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब लिख रहा है इफ एवरी थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज डिलीटेड, ठीक है। वो कह रहा है कि लेफ्ट से राइट, माने क्या कहना चाह रहा है आपसे कि लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जब तुम इधर से बढ़ रहे हो, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है, सॉरी, जब लेफ्ट से आप राइट की तरफ बढ़ रहे हो तो बेसिकली इधर से बढ़ने के लिए कह रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ आप बढ़ रहे हो। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, इफ एवरी थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज डिलीटेड, हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ एवरी थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा हो ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज डिलीटेड, व्हाट वुड बी द 12th लेटर फ्रॉम राइट इन द न्यू सीरीज। तो कह रहा है इफ एवरी थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भाई लेफ्ट है, ये राइट है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट राइट कैसे होता है, अरे यार ये रहा तुम्हारा हैंड लेफ्ट बायां हाथ, और ये रहा राइट दायां हाथ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना है। ये मैं पेपर को देख रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना है। तो क्या कह रहा है कि हर थर्ड लेटर को हमने डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, फिर इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, फिर इसको डिलीट कर दिया, फिर इसको डिलीट कर दिया, फिर इसको डिलीट कर दिया। क्या कह रहा है, इफ एवरी थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज डिलीटेड, डिलीट कर दिया भाई। व्हाट वुड बी द 12th लेटर फ्रॉम राइट इन द न्यू सीरीज, 12th लेटर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th लेटर क्या है 19, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 19th होगा। 12th लेटर क्या है, ये 19 पर क्या है, जे है, ठीक है, सिंपल सा बात है, 19 पर क्या है, जे, 19 वाला सही आंसर है, जे नंबर वाला सही है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, जे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंपल सा बात है। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे गलती कर सकते हैं कि जिनको सर हमको दाया बाया नहीं समझ में आता, सर हमको लेफ्ट राइट नहीं समझ में आता है। अरे यार जिस हाथ से तुम ज्यादा इजीली काम करते हो वो तुम्हारा राइट हैंड है, इजी है, इजी है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, इजी, इजी है, राइट है, जिस हाथ से तुम इजीली काम करो राइट हैंड है। कुछ लोग हो सकता है लेफ्ट हैंड वाले होंगे, अलग मसला है। तो जो लेफ्ट हैंड वाले हैं उनको पता है कि वो लेफ्ट हैंड वाले हैं, ठीक है। अब वो तुमसे कह रहा है कि लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, ये रहा मेरा सामने कॉपी, मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं, मतलब मेरा लेफ्ट इधर है, मैं राइट इधर ऐसे मूव कर रहा हूं। तो क्या कह रहे हैं, एवरी थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज डिलीटेड, तो एवरी थर्ड लेटर, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ऐसे ऐसे करके मैं डिलीट करते आया। फिर हमसे क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द 12th लेटर फ्रॉम राइट इन द न्यू सीरीज। अब हमसे कह रहा है कि राइट की तरफ मूव करिए, मतलब जैसे मान लो अब राइट की तरफ उसका मूव करने का क्या मतलब है, जैसे ये 13 के बाद 14 ऐसे ऐसे करके लिखा है, तो अब राइट मतलब हम उधर से गिनते हुए आएंगे। जब उधर से गिनते हुए आ रहे हैं तो 19 पर रुक रहे हैं, तो जे ऑप्शन जो है राइट आंसर है, ठीक है। फिर हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच लेटर इन कन्फर्म इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कह रहा है कि कौन सा कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनका जो पोजीशन जैसे बना हुआ है वैसे ही बना रहेगा अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो कर लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का क्या तरीका होता है, ए बी सी लिख लेते हैं, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, हो तो गया, सारे लेटर्स आ गए। इसका मतलब केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी ही बचा हुआ है, ठीक है, केवल सी ही ऐसा है जो अपने पोजीशन पर एज यूजुअल बना हुआ, बाकी तो सबका पोजीशन चेंज हो गया ना। ठीक है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सिंपल सा क्या कह रहा है कि कंफर्म शब्द को अगर आप देख रहे हो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब ए बी सी सारे लेटर्स को तुम जंबल कर दो और फिर सोचो कि उस लेटर को लिखो जो सबसे पहले आता है अल्फाबेट में। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सिंपल सा है, कंफर्म में सी मैंने उठा लिया, डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कुछ इस तरह से बढ़ोगे तो कहने का मतलब सारे पोजीशन डिस्टर्ब हो गए एक्सेप्ट सी, तो केवल वन, ऑप्शन नंबर बी का वन इज द राइट आंसर। ठीक है, कंफर्म में सबका पोजीशन डिस्टर्ब हो जा रहा है। नेक्स्ट, यूजिंग फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ सोवेनियर हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म। कह रहा है यूजिंग फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ सोवेनियर हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो तुम इसको सेपरेट कर लो, एस यू ई आर, तो इससे कितना मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। एक तो रूज हो जाएगा, आर यू एस ई, रूज का मतलब होता है चाल, जो मूवमेंट होता है वो, तो एक तो ये हो गया। फिर फिर क्या हो जाएगा, यूजर, ठीक है, फिर एक क्या हो जाएगा, श्योर, एस यू आर ई, ठीक है, तो मोर देन 3 हो रहा है भाई, मोर देन 3 हो रहा है। पॉसिबल वर्ड रूज, श्योर, रूज, यूजर, ठीक है, मोर देन 3 वर्ड्स हो रहे हैं, मोर देन 3 हो रहा है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपका बेसिक इंग्लिश भी ठीक रहना चाहिए इसको करने के लिए। फिर कह रहा है हाउ मेनी 6 लेटर मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ईच ओनली वंस। सभी लेटर को एक बार यूज करना है। ये टोटल जो 6 लेटर दे रखे हैं उससे क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। देख के लग रहा है कि फ्रिज, एफ आर आई डी जी ई, फ्रिज, तो एक बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1। ठीक है, एंड यस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा। जो भी लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड के बारे में सोच रहे हैं या टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। केवल काम के ढंग के अपडेट के लिए जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। एंड यस, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप से, तो जरूर जुड़ना है, पूरे इंटरनेट में बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। वापस आ जाते हैं, इफ बीट इज रिटन एज जी आई डी वी देन हाउ विल सूप बी रिटन, एस ओ यू पी बी रिटन। यार सिंपल सा वही वाला मेथड यूज करेंगे, बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे। बीट को जी आई डी वी लिखते हैं, तो बीट को जी आई डी वी लिखते हैं, तो बी के बाद क्या लिख रहा है, जी, ठीक है, ई के बाद क्या लिख रहा है, आई, ई के बाद लिख रहा है आई, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, बी और जी के बीच में 3 1 4, 4 का गैप है। ई और आई के बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है, ठीक है। फिर ए के बाद क्या लिख रहा है, डी, ए के बाद लिख रहा है डी, इसके बीच में कितना गैप है, 2। पैटर्न क्लियर हो गया, सिंपल सा। टी के बाद क्या लिख रहा है, वी, टी के बाद लिख रहा है वी, इसके बीच में गैप कितना है, 1, यानी कि 4 3 2 1, एक एक गैप घटते जा रहा है। फिर सूप के बाद क्या होगा, एस के बाद क्या आएगा भाई, एस के बाद 4, एस के बाद जो है 4 गैप करके 1 2 3 4, एक्स के बाद आएगा एक्स, ठीक है। ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद हमको करना है 3 गैप, ठीक है, ओ के बाद हमको 3 गैप करना है, 1 2 3, ओ के बाद हम 3 गैप कर दिए, हमको मिल गया एस। फिर यू, यू के बाद हमको कितना गैप करना है, 2 गैप करना है, यू के बाद 2 गैप कर देंगे, कितना हमको मिल जाएगा, एक्स। पी के बाद कितना गैप करना है, हमको 1 गैप करना है, तो पी कहां है, पी के बाद 1 गैप कर दोगे, आर, तो आंसर क्या होना चाहिए, एक्स एस एक्स आर बी, ठीक है। देखिए इसको लिख लेने का बड़ा फायदा है, जहां भी रीजनिंग का क्वेश्चन दिखे, इनफैक्ट तुम सॉल्व करना शुरू कर रहे हो उससे पहले ही जो बच्चे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग बैकग्राउंड के नहीं, इसको इस पैटर्न में लिखो, उसको तुम मैच कराओगे, तुमको समझ में आने लगेगा कितने का गैप है और क्या सारी चीजें हैं। इन सर्टेन लैंग्वेज इफ AMBER amber is coded as BNDHU then how will LAUGH laugh be coded। सिंपल, वही जो पीछे दिखाया है ना, सेम तरीका यूज करो, सेम तरीका यूज करो। AMBER is coded at BNDHU, तो भैया ए के बाद इन्होंने क्या किया, लगा दिया बी, ठीक है। एम के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, एन, यानी कि 1 का गैप है, एम के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, एन, ठीक है। बी के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, डी,
बी के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, डी, ठीक है। फिर एच के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, ई, एच के बाद वापस एक गैप बढ़ा दिए हैं, लगा दिए हैं ई, सॉरी यार सॉरी, ई के बाद इन्होंने क्या लगा दिया है, एच, ठीक है। ई के बाद इन्होंने लगा दिया है एच, मतलब ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ई के बाद इन्होंने लगा दिया एच, ठीक है, दो का गैप हो गया, ठीक है। आर के बाद इन्होंने क्या लगा दिया है, यू, ठीक है, आर के बाद इन्होंने लगा दिया है यू, ठीक है। वापस से पैटर्न को समझ लेते हैं। जो पहले दो लेटर हैं, ठीक है, तो इन्होंने सीधा ए के बाद बी कर दिया है, एम के बाद एन कर दिया। पहले दो लेटर के बाद ए के बाद सीधा बी, एम के बाद सीधा एम, मतलब तुरंत इमीडिएटली जस्ट जो नेक्स्ट लेटर है वो इन्होंने कर दिया है। जो लेटर बी है बीच में है, ठीक है, बी के बाद इन्होंने क्या किया है, डी, इसका मतलब दोनों के बीच का गैप कर दिया है इन्होंने एक, ठीक है। उसी तरह ई और आर है, ई के बाद इन्होंने क्या किया है, उसको कर दिया एच, तो ई और एच के बीच का कितना गैप है, दो, ठीक है। और आर और यू का कितना गैप है, आर और यू के बीच में कितना गैप है, दो। हम भी यही करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एल के बाद लिख देंगे एम, ठीक है, एल के बाद लिख देंगे भाई एम, ए के बाद लिख देंगे बी, यू के बाद हमको एक गैप देना है तो यू के बाद एक गैप देके डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है। जी के बाद और एच के बाद दो दो गैप देना है तो जी के बाद दो गैप दे देंगे तो जे, और एच के बाद दो गैप दे देंगे तो के, ठीक है, सिंपल सा है। एम बी डब्ल्यू जे के, एम बी डब्ल्यू जे के, ठीक है, एम बी डब्ल्यू जे के, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एम बी डब्ल्यू जे के। सिंपल सा है भाई, इसको लिख लेने का यही फायदा है, मतलब एक बार लिखोगे कई क्वेश्चन उसे सॉल्व कर लोगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात होती है उसको लिख लेने से एग्जाम में समय, रीजनिंग के क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे एकदम शॉर्ट शॉर्ट सही आंसर निकलेगा, इसका सबसे बड़ा फायदा है ये, ठीक है। फिर वही, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज डियर इज रिटन एज ई जी एच वी एंड रूम इज रिटन एज एस क्यू आर क्यू, हाउ विल एस ओ ए पी बी रिटन, आंसर होगा टी क्यू डी टी। सेम मेथड यूज करिए सॉल्व करने का, सिंपल सिंपल पैटर्न आप डिकोड कर पाओगे कि +1 2 +2 +3 +4 करके उसका पैटर्न बन रहा है। सेम उसी तरह इन सर्टेन कोड लैंग्वेज केस इज रिटन एज एफ टी बी डी, केक इज रिटन एज एफ एल बी डी, हाउ विल सी ए एल एफ बी रिटन। सेम तरीका, सेम आप वहां से कैलकुलेट करिए, आपको सीधा डिफरेंस दिख जाएगा कि कितने कितने का गैप बन रहा है। कि जैसे मान लो कि एड 1 टू ईच लेटर, ठीक है, तो आप देखोगे सी ए एल एफ रिवाइज कर दे रहा है, मतलब जो है एफ एल ए सी, एफ के बाद जी, एल के बाद एम, ए के बाद बी, सी के बाद डी, तो जी एम बी डी इज द राइट आंसर। सेम आप उस सीरीज को यूज करोगे, आपको देखोगे पूरा पूरा वो दिख जाएगा क्या चीज कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी टाइम्स नंबर 8 इज नॉट फॉलोड बाय 4, मतलब कितनी बार 8 के बाद 4 नहीं आ रहा है, बट इज प्रीसीडेड बाय 5, मतलब 8 के पहले 5 आ रहा है लेकिन 8 के बाद 4 नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका, सबसे पहले जितने भी 8 हैं आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, जितने भी 8 हैं आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, जितने भी 8 हैं सबको मार्क कर लो, ठीक है। क्या कह रहा है, 8 के बाद 4 ना हो, तो क्या इसमें 8 के बाद 4 है, नहीं है, नहीं है, 8 के बाद 4 है, नहीं है, 8 के बाद 4 है, हाँ है, ठीक है। फिर बट इज प्रीसीडेड बाय, 8 के पहले 5 है 1, 8 के पहले 5 है 2, 8 के पहले 5 है 3, 8 के पहले 5 है 4, 8 के पहले 5 है 5, टोटल नंबर ऑफ 5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है। और हाँ, किसी को फॉलोड और प्रीसीडेड में कुछ दिक्कत है, भाई प्लीज रीड द क्वेश्चन इन हिंदी मीडियम ऑल्सो। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि इस क्वेश्चन को छोड़ना है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन जरूर पढ़ लिया करिए, हिंदी वर्जन पढ़ने के बाद ही छोड़ा करिए। और हाँ, कई बार ऑप्शंस भी देख लिया करिए, आपको ऑप्शन भी देख के समझ में आएगा कि इसी 4 में से कुछ होने वाला है, तो वापस से भी अगर आप रेट्रो एनालिसिस भी करोगे, उल्टा भी चेक करोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। इफ सुमन इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ राजेश वाइफ, राजेश को है, राजेश की एक है वाइफ, ठीक है, राजेश है, राजेश की है वाइफ। इफ सुमन इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ राजेश वाइफ, राजेश की वाइफ है, इसका एक सन है, तो मैंने इसी का ही बेटा है, ठीक है, इसका बेटा है, इसके बेटे का नाम कुछ रख लेते हैं, ठीक है, इसका बेटा है, बी लिख देता हूं मैं। फिर क्या लिख रहा है, और सुमन कौन है, इसकी बेटे की वाइफ है। इफ सुमन इज द वाइफ, इफ सुमन इज द वाइफ ऑफ राजेश वाइफ सन, ठीक है, इफ सुमन इज द वाइफ ऑफ द सन ऑफ राजेश वाइफ, राजेश की वाइफ है ये, और जो है ये जो उसका बेटा है सुमन उसकी वाइफ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डॉटर इन लॉ है, बहू है यार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर,
डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर। ठीक है, रिलेशनशिप वाला मैच कराने का ये तरीका होता है, आपको समझ में आना चाहिए। गणेश वॉज वॉकिंग विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर। हु वॉज ही वॉकिंग विद? हु वॉज ही वॉकिंग विद? गणेश वॉज वॉकिंग विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर। गणेश किसी के साथ वॉक कर रहा है, मान लो कोई एक्स है, किसी के साथ वॉक कर रहा है विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर, फादर ऑफ हिज मदर्स। ठीक है, सबसे पहले तो दो एलिमेंट है, एक इसकी मदर है और एक इसके फादर है। ठीक है, गणेश के। फिर क्या कहा जा रहा है? ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर, हिज मदर्स ब्रदर। इसका मतलब अपने मामा के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मामा और इनके जो ब्रदर हैं दोनों के फादर एक ही होंगे। ठीक है, यानी कि अपने नाना के बारे में बात कर रहा है एक तरह से। ठीक है, गणेश वॉज वॉकिंग विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर। हु वॉज ही वॉकिंग विद? अब इनकी ग्रैंड डॉटर है, इनकी ग्रैंड डॉटर है, मतलब कि इनका एक होगा कोई जो बेटा है, ये जो बेटा है, ठीक है, इसी बेटा की ये बेटी है, ग्रैंड डॉटर है, तभी तो इनकी ग्रैंड डॉटर हुई। तो अब ये गणेश की मदर है, ठीक है, यानी कि इसके मामा की बेटी के बारे में बात हो रहा है, माने कौन है? कजन है भाई। ठीक है, ममेरी बहन हो गई एक तरह से। ठीक है, मतलब कजन हो गई। ठीक है, ये उसका गणेश, उसका मतलब जो है चचेरा भाई हो गया, ममेरा भाई हो गया, कह लीजिए, एकदम शुद्ध हिंदी बोले तो ममेरा भाई हो गया। ठीक है, तो एक तरह से मतलब कजन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा रिलेशनशिप आप फिगर आउट कर सकते हो। द इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर shows 3:15. What will be the correct time? The image of the clock in the mirror shows 3:15. ध्यान दो, कह रहा है कि मिरर में, ठीक है, मिरर में चीजें अपोजिट दिखती हैं। ठीक है, मिरर में चीजें अपोजिट दिखती हैं। तो क्या कह रहा है कि 3:15 हो रहा है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम? ठीक है, तो मतलब कि अगर मिरर में 3:15 दिख रहा है तो एक्चुअली में कितना बज रहा है? ठीक है, एक्चुअली में कितना बज रहा है? तो 3:15 दिख रहा है, तो इसका मिरर इमेज कितना होगा? ऐसा दिखेगा यार, 8:45, मिरर में उल्टा दिखेगा, तो 8:45 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8:45 हो रहा है। A clock marked only with 3, 6, 9 and 12 is placed in front of the mirror. A person sees the time stopped at 9:50 in the mirror. What is the real time? देखो क्या कह रहा है, एक क्लॉक है, एक घड़ी है, आप लोगों ने वैसा घड़ी देखा होगा जिसमें जो है, जिसमें चीजें कैसे लिखी हुई हैं, 12, 3, 6, 9। ठीक है, कहने का मतलब है क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक में यहां है 12, यहां है 6, यहां है 3, यहां है 9। इस तरह वाली घड़ियां आप लोगों ने देखी होंगी और बीच में 2 ठो मार्क डाल देते हैं। ठीक है, इजी होगा समझने में। ठीक है, इस तरह की घड़ी आप लोगों ने देखी होगी। अब क्या कह रहा है? अ क्लॉक मार्क्ड ओनली विथ 3, 6, 9, 12। 3, 6, ठीक है, 9, 12, ठीक है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने रख दिया गया। अ पर्सन सीज द टाइम स्टॉप्ड एट 9:50 इन द मिरर। व्हाट इज द रियल टाइम? अ पर्सन, मतलब वो शीशे में देख रहा है, शीशे में देख रहा है कि टाइम जो है 9:50 पर आगे रुक गया है। 9:50 पर जो है शीशे में देख रहा है, शीशे में देख रहा है, ध्यान देना, शीशे में देख रहा है 9:50 हो रहा है। तो एक्चुअली में टाइम कितना हो रहा है? तो एक्चुअली में टाइम हो रहा है 2:10। ठीक है, एक्चुअली में टाइम हो रहा है कितना? 2:10। सिंपल सा है, मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं। इस तरह के क्वेश्चन को जानते हो करने का क्या तरीका होता है? ये कह रहा है कि ये शीशे में देख रहा है कि 9:50 हो रहा है। ये क्या कह रहा है? कि शीशे में देख रहा है कि 9:50 हो रहा है। हम कह रहे हैं क्वेश्चन को कठिन कर दिया। हम कह रहे हैं तुम नॉर्मल मान लो, अपने दिमाग में लो, तुम नॉर्मली लो कि 9:50 हो रहा है। तुम बात को नॉर्मली लो कि 9:50 हो रहा है, मिरर उरर छोड़ दो। 9:50 अगर हो रहा होगा, उसको जब तुम मिरर में देखोगे तो कितना दिखेगा? 9:50 हो रहा होगा तो मिरर में कितना दिखेगा? 2:10 दिखेगा। ठीक है, जिनको इसके बाद भी नहीं विजुअलाइज हो पा रहा, एक सेकंड रुको यार, तुमको घड़ी दिखा दे रहा हूं एक। ठीक है, ठीक है, ये घड़ी है, ठीक है, ठीक है, कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। घड़ी में देखो कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। ठीक है, अब अभी मिरर उरर छोड़ो, मान लो 9:50 हो रहा होता, जब मैं इसको 9:50 कर दूंगा तो देखोगे कि 10 और ये जो बड़ी वाली सुई एकदम बराबर आ रही है। तब इसका मिरर इमेज ऐसे करोगे तो ये चीज एकदम इधर दिखेगा, यहां पर दिखेगा 2:10। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 2:10 हो जाएगा। ठीक है, सुई ऐसे दिखेगी, ठीक है, ऐसे देखोगे तो मिरर इमेज हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 2:10 हो रहा होगा तभी उसको मिरर इमेज में क्या दिख रहा था? 9:50,
क्योंकि वाइसे वर्सा भी तो ट्रू होगा, उल्टा भी तो ट्रू होगा। जैसे मान लो उसको मिरर में 9:50 दिख रहा था, तो एक्चुअली में कितना बज रहा था? 2:10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्चुअली में 9:50 बज रहा था तो मिरर में कितना दिख रहा था? 2:10। तो उल्टा दोनों तरफ से तो सही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी 2:10, ठीक है। इन्होंने लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। Rama remembers she met her brother on Saturday, the day after the 20th day of a month. ये रामा क्या कह रही है? राम मतलब क्या कह रहा है? ठीक है, राम क्या कह रहा है? ठीक है, रामा, ठीक है, रामा क्या कह रहा है कि ये अपने भाई से मिला, मतलब शी, मतलब ये मिलती है, अपने भाई से मिलती है। अच्छा ठीक है, ये क्या कह रही है कि रामा को ये याद है, उसकी याददाश्त चली गई थी भाई, ठीक है, उसको ये बात याद है कि महीने का 20 तारीख बीत चुका था। महीने का 20 तारीख बीत चुका था। महीने का 20 तारीख बीत चुका था। ध्यान देना, बात ध्यान सुनो। महीने का 20 तारीख बीत चुका था, लेकिन जब महीने का 20 तारीख बीत चुका था, उसके बाद जिस दिन वो मिली थी वो दिन शनिवार का था, सैटरडे का था। कह रही है कि महीने में 20 दिन बीत चुका था। इधर ऑलरेडी वो 20 दिन महीने में बिता चुकी है, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब इन डेज में से कोई एक ऐसा डे था जिस दिन सैटरडे था। तो बस आपसे यही पूछ रहा है कि ऑन विच डेट रामा मीट हर ब्रदर, वो किस दिन अपने भाई से मिली। सिंपल सा बात पूछ रहा है। देखो यार, एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा है, लिखा है द फर्स्ट डे वाज ट्यूसडे, मतलब वो जो महीना शुरू हो रहा था तो पहला दिन ट्यूसडे का था, ठीक है, पहला दिन ट्यूसडे का था। तो या तो एक तरीका ये है कि आप 777 डे करके कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपल सा तरीका है कि अगर इधर 1 तारीख को ट्यूसडे था तो अगला ट्यूसडे कब पड़ेगा, ठीक है, आप ये गिन लीजिए। तो मान लो 7 को पड़ रहा है, 8 को पड़ रहा है, तुम ऐसे गिन लो कि अगला ट्यूसडे कब पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जिनको कुछ नहीं आइडिया, भाई तुम्हारे पास बहुत समय है आईटी के पेपर में, तुम लिख लो पेपर पर कि 1 तारीख को मंडे है, 2 को ट्यूसडे है, 3 को वेडनेसडे, ऐसे लिखते लिखते आओगे, ठीक है। जब तुम देखोगे महीने का 20 दिन बीत गया, उसके बाद महीने का जब 20 दिन बीत जा रहा है तो उसके बाद कौन सा दिन है जिस दिन सैटरडे पड़ रहा है, ठीक है, कौन सा दिन है जिस दिन सैटरडे पड़ रहा है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो रहा है। डी इज द करेक्ट डे, क्योंकि डे 1 ट्यूसडे है एंड वर्किंग फॉरवर्ड, जैसे मान लो डे 26 है, तो जैसे मान लीजिए अगर डे 1 आपका ट्यूसडे हो रहा है तो आप 7-7 दिन कैलकुलेट करके कर लीजिए। एक दिन, एक वीक में 7 दिन होता है, तो आप देख लीजिए कि 21वें दिन पर 20 के बाद तुरंत अगला दिन कौन सा आ रहा है। तो आप देखोगे कि उसके बाद 20 के बाद अगला दिन आ रहा है आपके पास 20th आ रहा है। आप देखोगे 20 को आ रहा है लगभग संडे, तो 21 को मंडे, 22 को ट्यूसडे, 23 को वेडनेसडे, 24 को थर्सडे, 25 को फ्राइडे, 26 को सैटरडे। 26 इज द राइट आंसर। दैट विल बी ऑल। गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, सबसे टॉप में बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके आइकन होगा, उसके अंदर डेली बाइट्स का आपको आईपी बीएड का बहुत ढंग का कोर्स मिल जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर, सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी बच्चा इतना केवल कर ले, श्योर शॉट आपका आईपी बीएड में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। श्योर शॉट आपका रैंक 200 वाला आने वाला होगा तो टॉप में 100 में आएगा। आपका रैंक 1000 आने वाला होगा तो टॉप 100 में आएगा, टॉप 500 में आएगा। ये जो कंटेंट मटेरियल है, श्योर शॉट आपका आईपी बीएड में परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। आईपी बीएड का पेपर बहुत ही डिफाइंड पैटर्न पर होता है, तो इसलिए जितना यहां बताया गया है उतना आप कर लोगे तो आपके लिए क्रैक करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एवरीवन। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू जॉइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेस।